सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। पत्नी का अवैध संबंध के शक में पति ने उतारा मौत घाट। मृतका के हाथों के टैटू ने खोला हत्या का राज। पुलिस ने पति को दबोचा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर एनएसयूआई ने निकाला धर्म रक्षा यात्रा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय केंद्रीय कार्यालय के मुख्य द्वार पर छात्रों का धरना। और महिला सशक्तिकरण में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तथा बेटियों को आत्मनिर्भर बनाओ जागरूकता कार्यक्रम। और अब समाचार विस्तार से। कैथोर गांव चोलापुर में अवैध संबंध के शक में पति ने अपनी पत्नी का गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। चोलापुर थाना क्षेत्र के कैथोर गांव में पत्नी के अवैध संबंध के शक में पति ने खौफनाक कदम उठाया है। पति ने पत्नी से विवाद के बाद गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतारा, जबकि पहचान छिपाने के लिए पत्नी के सिर को ईंट से कूच दिया और उसे गोमती नदी किनारे झाड़ियों में फेंक दिया था, जिसके बाद लहूलुहान अवस्था में सिर कूचा हुआ शव मिलने की सूचना पुलिस टीम को मिली। मौके पर पहुंची पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था, जबकि युवती का सर कूचने की वजह से शिनाख्त के लिए मात्र एक क्लू मिला। युवती के शरीर पर 2 टैटू मिले, जिसे डिकोड कर पुलिस ने न केवल मृतका की शिनाख्त की बल्कि हत्यारे को भी गिरफ्तार किया। घटना के 24 घंटे के भीतर इस हत्या का खुलासा करते हुए वाराणसी की वरुणा जोन की एडीसीपी नीतू कात्यायन ने किया। उन्होंने बताया कि हत्या मृतका के पति ने किया, जिसमें पति द्वारा गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में बताया गया कि पत्नी की उम्र और उसके उम्र में करीब 20 वर्ष का अंतर है। पत्नी का किसी अन्य युवक से संबंध होने का दावा करते हुए आरोपी ने बताया कि कई बार वह अपनी पत्नी को दूसरे युवक के साथ देखा और उसे मना किया, लेकिन उसकी पत्नी उससे लड़ाई करने लगी। इसी को लेकर शनिवार को विवाद होने के बाद वह अपनी पत्नी को लेकर अपनी बहन घर चौबेपुर गया। बहन ने घर पर भी पति और अपनी पत्नी के बीच अवैध संबंध को लेकर विवाद हुआ। शनिवार की रात को अपनी पत्नी को लेकर आरोपी घर के लिए निकला और रास्ते में सुनसान स्थान देखकर ऑटो में मफलर से गला घोंटकर पत्नी को मौत घाट उतार दिया। शव को ठिकाने लगाने के लिए चोलापुर थाना क्षेत्र के कैथोर गांव में गोमती नदी किनारे ले गया और वहां पहले मृतका के सिर को ईंट और जमे हुए सीमेंट की बोरी से कूच दिया। शव को नदी से कुछ दूर रखे बाजरे के ढेर में छिपाकर भाग गया। रविवार की दोपहर जब शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली तो मृतका की पहचान के लिए क्षेत्र में पिछले 24 घंटे से लापता युवतियों के बारे में जानकारी इकट्ठा की गई। वहीं पुलिस को लक्ष्मी नामक महिला के लापता होने की सूचना मिली। महिला के पति का नाम प्रदीप बताया गया और पति भी गायब मिला। ऐसे में पुलिस ने इसे आधार बनाकर जांच शुरू किया और प्रदीप को हिरासत में लिया। प्रदीप से पूछताछ में सनसनीखेज वारदात की सच्चाई सामने आई। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी प्रदीप पहले भी हत्या के प्रयास जैसी गंभीर आरोप में जेल जा चुका है, जबकि अपनी पत्नी से विवाद की वजह प्रदीप ने पत्नी का दूसरे युवक से अवैध संबंध बताया। पुलिस के अनुसार मृतका लक्ष्मी ने प्रदीप से दूसरी शादी की थी। इन दोनों की शादी वर्ष 2017 में हुई थी और दोनों के बीच आए दिन विवाद होते रहते थे। फिलहाल प्रदीप द्वारा गुनाह कबूल किए जाने के बाद पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दी है। 112 की सूचना मिली थी कि थाना चोलापुर में दानगंज चौकी के अंतर्गत कैथोर गांव है, उसमें गोमती नदी के किनारे से लगभग 150 मीटर दूर एक संदिग्ध शव मिला है महिला का। सूचना के उपरांत थाने की पुलिस, एसीपी सारनाथ और हमने और एडिशनल सीपी सर ने मौका मुआयना किया तो एक महिला का लगभग 12 से 18 घंटे का पुराना शव वहाँ पर मिला, जिसका सर पूरी तरीके से, फेस पूरी तरीके से पत्थर से कूचा हुआ था, तो पहचान नहीं हो पाई थी। मौके पे ही एक ईंट का ब्लॉक पड़ा था और एक मफलर भी पड़ा था। मौके पे फॉरेंसिक की टीम, डॉग स्क्वाड और सर्विलांस टीम ने पूरा मुआयना किया और तलाश गश्ती को चेक करते हुए आसपास के थानों से हमें पता लगा कि यह महिला जो हैं, जो मृतक महिला हैं, उनकी जो पहचान है वो लक्ष्मी मिश्रा थाना चौबेपुर की हो पाई। और हमें पता लगा कि शुक्रवार को महिला अपने पति के साथ, जो कि ऑटो चालक का काम करते हैं, प्रदीप मिश्रा जी, उनके साथ ही अपनी ननद के घर गई थी, जो कि चंदवक थाने में एक गांव में रहती हैं। उसके बाद से वो लापता थी। तो जब सूचना के बाद हमने पूछना चाहा ससुराल पक्ष से, तो पाया कि पति लापता हैं। तो उससे हमारा शक बढ़ा और उसके बाद पति को हमने सर्विलांस के आधार पे महमूदपुर मोड़ से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ करने पे पता चला कि पति ने पूरी प्लानिंग से इस घटना को अंजाम दिया।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर काशी विद्यापीठ से भारत माता मंदिर के प्रांगण तक NSUI द्वारा धर्म रक्षा यात्रा का आयोजन किया गया। सोमवार को बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर काशी विद्यापीठ से भारत माता मंदिर के प्रांगण तक धर्म रक्षा यात्रा का आयोजन NSUI पूर्वी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ऋषभ पांडे के द्वारा आयोजित किया गया, जिसे जिला प्रशासन ने काशी विद्यापीठ के गेट को बंद कर बलपूर्वक रोक दिया। जहां NSUI कार्यकर्ताओं और प्रशासन के बीच काफी नोकझोंक हुआ। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष ऋषभ पांडे ने कहा कि आज भारत हो या बांग्लादेश, धर्म को लेकर मॉब लिंचिंग घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। धर्म के आड़ में उपद्रवी लोगों की जान तक ले रहे हैं, जो घृणित और निंदनीय है। बांग्लादेश की घटना को लेकर सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुत्व की बात करने वाली भाजपा सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं के अत्याचार पर चुप बैठी हुई है और भारत में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर हिंदुत्व के नाम पर झूठ की राजनीति कर रही है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से NSUI प्रदेश अध्यक्ष ऋषभ पांडे, यूथ कांग्रेस सचिव कुंवर यादव, जिलाध्यक्ष शशांक शेखर, सुमित सिंह, नवीन चौबे, रौनिक सोनकर, आशु पांडे, जतिन पटेल, गौतम शर्मा, हिमांशु पांडे, आदर्श सोनकर, राघवेंद्र सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। एक तरफ लगातार SIR के नाम पे देश के बांग्लादेशियों को बाहर निकालने का काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ बांग्लादेश के जो मुखिया हैं, जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना को प्रधानमंत्री कार्यालय के बगल में जगह दिया जाता है कमरा देता रहने का। तो ये कहाँ का न्याय है? जब बांग्लादेश के अंदर हमारे हिंदू तो भाई जल रहे हैं तो उन पर जवाब क्यों नहीं सरकार देती है? लगातार बांग्लादेश के अंदर ऐसी कड़ी हिंसा आ रही है, उसकी हिंसा की निंदा करते हैं। अभी तक विदेश मंत्रालय किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया है। लगातार समझ में आ रहा है कि सिर्फ धर्म की रक्षा के नाम पर एक मुखौटा ओढ़ के राजनीति करना है और लगातार हर धर्म के लोग, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, लगातार उनको आपस में बरगलाने और लड़ाने का काम कर रहे हैं। आप क्या किए हैं? आज उन्हीं सभी मामलों को लेकर, धर्म की रक्षा को लेकर, हिंदुत्व बचाने को लेकर हम सभी भारत माता मंदिर तक धर्म रक्षा यात्रा निकाल रहे थे, पर प्रशासन ने जबरदस्ती हमें रोका है। साफ नजर में आता है कि प्रशासन के साथ साथ बीजेपी सरकार भी हिंदू विरोधी है और हिंदू का सिर्फ मुखौटा ओढ़कर लगातार राजनीति कर रही है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA वाराणसी के नई कार्यकारिणी के चुनाव में डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव को अगले सत्र के लिए अध्यक्ष चुना गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA वाराणसी शाखा की नई कार्यकारिणी के चुनाव में रविवार को हुए चुनाव में डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव को अगले सत्र के लिए अध्यक्ष चुना गया। इसके साथ ही एक बार फिर से सचिव पद पर डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी ने जीत दर्ज कर सभी को चौंका दिया। पिछले साल की तरह इस साल के चुनाव में भी अध्यक्ष, सचिव सहित अन्य प्रमुख पदों पर डॉक्टरों का पूरा पैनल ही जीत दर्ज किया है। IMA में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव समेत मुख्य 14 पदों समेत कुल 79 पदों के लिए 132 प्रत्याशी मैदान में रहे। सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक चले मतदान में 2135 में से महज 1075 डॉक्टरों ने मतदान किया। मतगणना के बाद 22 वोट अवैध घोषित किए गए। IMA परिसर में 7 अलग अलग टेबल से पहले मतदाताओं को बैलेट पेपर दिया गया। इसके बाद डॉक्टर मतदान करने के लिए बने बूथों पर पहुंचे। यहाँ 20 बूथों में मतदान करने की व्यवस्था की गई थी। चुनाव अधिकारी डॉक्टर अजीत सहगल के देखरेख में शाम 6 बजे शुरू हुई मतगणना 4.25 घंटे तक चली। रात 10:15 बजे डॉक्टर सहगल ने अध्यक्ष पद पर डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव और सचिव पद पर डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी के साथ ही सभी विजयी प्रत्याशियों की घोषणा की। 1063 डॉक्टर मतदान करने नहीं आए। IMA के चुनाव में कुल 2135 डॉक्टर मतदाता थे। चुनाव अधिकारी डॉक्टर अजीत सहगल ने भी सभी मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की थी। उधर 2 पैनल में बंटकर डॉक्टर भी अपने अपने पक्ष में अधिक से अधिक वोट मांग रहे थे। इसमें पूर्व में अध्यक्ष, सचिव सहित अन्य पदों पर जिम्मेदारी निभा चुके वरिष्ठ डॉक्टर भी अपने अपने पैनल के सपोर्ट में लगे रहे। कुल 2135 मतदाताओं में केवल 1072 ही वोट करने पहुंचे। IMA जैसे चुनाव में भी 1063 डॉक्टरों ने मतदान नहीं किया। हालांकि सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चली मतदान की प्रक्रिया में पूर्व CMO, ACMO, पूर्व निदेशक, संयुक्त निदेशक रहे वरिष्ठ डॉक्टरों के साथ ही IMS, BHU के चिकित्सक भी मतदान करने IMA में पहुंचे थे। और इस बार भी मैं भारी मोहब्बत से जीता हूं और ये सब हो पाया है मेरे टीम की वजह से, मेरे बड़े भाइयों की वजह से और हमारे जितने सीनियर्स हैं, जितने स्पेशली पास्ट प्रेसिडेंट्स हैं बनारस ब्रांच के, उनके आशीर्वाद से हुआ है। और मैं सिर्फ इस आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, IMA बनारस ब्रांच एक परिवार है, फैमिली मेंबर्स हैं। सब लोग यहाँ मैक्सिमम इन्वॉल्व हों, आए, समय दें और इसके प्रोग्रेस के लिए सारी चीज जो भी हो सकती हैं वो करें। अगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो उनको लगता है कि नहीं हो रही है, होना चाहिए, मेरा नंबर सबके पास है, मैं 24/7 अवेलेबल हूँ। बताएं उन चीजों को, मैं चाहे वो एक आपका एकेडमिक में हो या इस तरह से एक ऑफिशियल हो, सारी चीजों को, सारे जो डॉक्टर्स की दिक्कत है तो दूर किया जाएगा। साथ साथ ही फैमिली माहौल बनाया जाएगा। IMA में मैक्सिमम लोग आए और हम डॉक्टर सब जानते हैं इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है, किसी के लिए अपने पास समय नहीं होता, तो उसमें समय निकाल के एक IMA परिवार में सब लोग समय दें और उसके साथ चीजों को जो भी हमने सोचा उनको आगे बढ़ाएं। देखिए, मैं तो पिछले ही साल इलेक्ट हो गया था। इस साल मुझे पद रहा, मेरा पद है अध्यक्ष का, जो मुझे बहुत जिम्मेदारी से निभाना है। मैं बनारस के सभी बुद्धिजीवी डॉक्टरों को साधुवाद देता हूँ कि डॉक्टर अनुराग टंडन को चलाने के लिए IMA
एक सशक्त 10-0 से टीम को जिता के, जो मेरे टीम के लोग थे वो सारे के सारे लोग जीते। कहीं ना कहीं बनारस की जनता को ये विश्वास था कि डॉक्टर अनुराग टंडन को वो टीम दिया जाए जो मिलकर काम करे और अच्छा काम करे। इसके पहले डॉक्टर अरुण त्रिपाठी, हम लोग सब लोग टीम में थे और बहुत अच्छा काम किए। तो बनारस की जनता ने कहा कि डॉक्टर अनुराग टंडन को वही टीम दिया जाए जो उनके साथ के लोग हैं। तो वही यहाँ पर आज साबित हुआ। जितने मेरे हमारे पैनल से 10 लोग लड़ रहे थे, 10 ही लोग जीते। इससे ये होगा कि हम लोग और उत्साह से, अरुण त्रिपाठी हुए, सीपी के सिन्हा हुए, जितने भी लोग जीत के आए हैं सभी लोग भारी बहुमत से आईएमए में एक अच्छा काम करेंगे और डॉक्टरों के हित की लड़ाई में लड़ेंगे। इतिहास विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शोध छात्रों ने एडमिशन में आरक्षण नियमों एवं पारदर्शिता का पालन न करने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के शोध छात्रों ने केंद्रीय कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन शुरू किया है। छात्रों का आरोप है कि उनको प्रवेश के समय फीस मुख्य कैंपस में जमा कराई गई और उन्हें संबंधित कॉलेजों में भेजा जा रहा है। साथ ही इसमें आरक्षण नियमों का पालन नहीं हो रहा है, जो कि बराबरी के अधिकार के खिलाफ है। छात्रों का कहना है कि पिछले 10 महीने से इनको इधर उधर दौड़ाया जा रहा है और इनका मानसिक रूप से शोषण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभागाध्यक्ष और डीआरसी की मिलीभगत से ये सब हो रहा है और इनको जानबूझकर विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर से दूर किया जा रहा है। सभी छात्र आरक्षित वर्ग से ही हैं। धरना देने वाले छात्रों में राहुल कुमार, नेहा मंडल, धर्मेंद्र कुमार ढायत, निशी, सुजीत यादव, चांदनी यादव, सोनाली नरवर, दीपशिखा गुप्ता, शिवाजा, अभिषेक कुमार, निशांत राज, शिवम वर्मा आदि शामिल थे। ये है कि 10 महीने हो गए, हमने फीस पेमेंट डीएमसी में किया हुआ है। 10 महीने हो गए हैं, तो हमको यहीं पे रखा जाए, क्योंकि हम सिर्फ पिछड़े दलित आदिवासी लोग ही का शोषण कब तक होता रहेगा। आपको करना है तो अगर रिजर्वेशन फॉलो करिए, सबको भेजिए। अदर बच्चे जो हैं जनरल ईडब्ल्यूएस के हैं उनको भी भेजिए। आप सिर्फ ओबीसी SC ST को भेज रहे हैं और रिजर्वेशन भी फॉलो नहीं किया। और 10 महीने बाद कॉलेज हम लोगों का नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे। जैसे 1-2 विभाग यहीं पे सबको यहीं पे अकोमोडेट किया हुआ है, तो हिस्ट्री डिपार्टमेंट से भी यही मांग है कि हम 13 लोगों को भी यहीं पे अकोमोडेट करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष में देश भर में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में बस्ती सह हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रमों की श्रृंखला में बस्ती सह हिंदू सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इस कड़ी में संघ की चौखंबा बस्ती के सकल हिंदू समाज द्वारा चौखंबा स्थित श्री गोपाल मंदिर में हिंदू सम्मेलन का आयोजन हुआ। वक्ताओं ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए हिंदू समाज के संगठित होने की आवश्यकता पर जोर दिया। सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए गोपाल मंदिर के षष्ठ पीठाधीश्वर श्री श्याम मनोहर महाराज जी ने कहा कि आज समय की आवश्यकता है कि अपने आप को हिंदू होने पर गौरवान्वित करें। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट किया। मैकाले ने कहा था, हिंदुस्तान पर राज्य करना है तो यहाँ की शिक्षा प्रणाली को नष्ट करना होगा। धीरे धीरे हमारी गुरु शिष्य परंपरा को बदलते बदलते हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली को पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली में बदला। बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाइए, लेकिन घर को अंग्रेजी स्कूल नहीं बनाना है। उन्होंने कहा कि बच्चों को संस्कार दीजिए। संस्कार देने में मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि बच्चे की पहली गुरु माता ही होती हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू समग्र को समन्वित करने वाली शक्ति है। हम सब एक हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। सम्मेलन के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काशी प्रांत कुटुंब प्रबोधन प्रमुख सुखदेव त्रिपाठी ने सेवा कार्य पर जोर देते हुए सामाजिक समरसता पर विशेष बल दिया। उन्होंने संघ की आवश्यकता, स्थापना से लेकर अब तक के प्रवास पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि आज पूरा विश्व भारत को मार्गदर्शक के रूप में देख रहा है। उन्होंने समस्याओं पर चर्चा में समय न गंवाने के बजाय उनके समाधान पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया। सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी से ही एक सशक्त भारत का निर्माण संभव है। उन्होंने कहा कि भारत की एकता, अखंडता व संस्कृति को मजबूत करने के लिए समाज का संगठित होना जरूरी है। उन्होंने युवाओं से समाज और राष्ट्र के प्रति जागरूक रहने तथा सेवा, संस्कार और संगठन के मार्ग पर चलने का आह्वान किया। सम्मेलन को रुचिता बजाज, सुदामा, दिनेश जोशी ने भी संबोधित किया। सम्मेलन में नन्हे मुन्ने बच्चों ने हनुमान, झांसी की रानी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद की वेशभूषा में प्रस्तुति देकर सबका मन मोह लिया। कार्यक्रम की शुरुआत में अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर भारत माता के चित्र पर पुष्पार्चन किया। कार्यक्रम का समापन वंदे भारत गान से हुआ। कार्यक्रम का संचालन श्रीनिवास देव ने व धन्यवाद ज्ञापन सुनील गुजराती ने किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जयंती लाल शाह, साधना वेदांती, संतोष सोलापुरकर, रूबल गुजराती, सुनील गेठे, पार्षद द्वय कनकलता मिश्रा, संजय विशंभरी, नलिन नयन मिश्रा, रूबल गुजराती, मुरली जी, डॉक्टर धर्मेंद्र नाथ पांडे सहित सैकड़ों की संख्या में महिला व पुरुषों ने उपस्थिति दी।
पाश्चात्य विद्या का अध्ययन नहीं करना ये हमारे भारत की संस्कृति नहीं है। अध्ययन सब करो, कोई भी संस्कृति हो, कोई भी विद्या हो, कोई भी भाषा हो, सबका अध्ययन करें, परंतु उस अध्ययन सब करते हुए भी हम हमारा जो संस्कार है उस संस्कार को हम न छोड़ें। आज इंग्लिश स्कूल में हम पढ़ाते हैं बच्चों को, पढ़ाएं, उसकी मना नहीं है। आज की आवश्यकता समय की देख के हम पढ़ाते हैं, ठीक है, परंतु ये बात हमको ध्यान में रखना है कि वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाना है, हमको हमारे घर को इंग्लिश स्कूल नहीं बनाना है। काशी के विश्वविख्यात मणिकर्णिका घाट पर लंबे समय से चली आ रही अव्यवस्था, गंदगी और लकड़ियों को मनमानी बिक्री पर नगर निगम ने सख्त कदम उठाया। मणिकर्णिका घाट पर सख्ती, लकड़ियों की मनमानी पर रोक, रेट बोर्ड अनिवार्य, 3 दिन से ज्यादा स्टॉक नहीं। मोक्ष नगरी काशी के विश्वविख्यात मणिकर्णिका घाट पर लंबे समय से चली आ रही अव्यवस्था, गंदगी और लकड़ियों की मनमानी बिक्री पर नगर निगम ने सख्त कदम उठाया है। शनिवार को महापौर अशोक कुमार तिवारी और नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल के निर्देश पर नगर निगम की टीम ने घाट पर सघन अभियान चलाया। अभियान के दौरान घाट की सीढ़ियों, रास्तों पर बेतरतीब तरीके से जमा लकड़ियों के ढेर हटवाए गए। सहायक नगर आयुक्त अनिल यादव के नेतृत्व में पहुंची टीम ने स्पष्ट निर्देश दिया कि अब कोई भी दुकानदार 3 दिन से अधिक का नकली स्टॉक घाट पर नहीं रख सकेगा। नगर निगम ने अंतिम संस्कार के लिए आने वाले परिजनों को ठगी से बचाने के उद्देश्य से बड़ा फैसला लिया है। अब मणिकर्णिका घाट पर संचालित प्रत्येक लकड़ी दुकान पर दुकानदार का नाम, मोबाइल नंबर और लकड़ी की दरें स्पष्ट रूप से दर्शाने वाला रेट बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। घाट क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराने के साथ ही श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की सुविधा पर भी ध्यान दिया गया। पुलिस प्रशासन के सहयोग से रामलीला कमेटी के पास जमा मलबा हटवाया गया। नगर निगम का उद्देश्य इस स्थान को दोपहिया वाहनों के पार्किंग स्टैंड के रूप में विकसित करना है, जिससे घाट क्षेत्र में लगने वाले जाम से राहत मिल सके। मणिकर्णिका घाट पर अतिक्रमण के संदर्भ में सिटी मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा, नगर निगम और एएसपी दाशरथ अतुल रंजन त्रिपाठी ने ब्रह्मनाल चौकी में दोनों पक्षों को बुलाकर समस्याओं का निदान कर दिया गया, जिस पर डोम राजा परिवार के सदस्यों ने संतुष्टि जताई। हमको परेशानी थी, इसीलिए आए थे। किसके द्वारा परेशानी था, क्या था पूरा मामला? अरे हमारा लकड़ी हम बनवाए थे, हमको लकड़ी छेक लिए थे, इसी का परेशानी था। हम लोग के बैठने में अंडस होता था। घाट पे अतिक्रमण था, सब अतिक्रमण हट गया। हटाने के लिए प्रशासक ने हमसे कहा है, इसलिए हम लोग प्रशासक के साथ है। प्रशासक हम लोगों को समझा दिए और प्रशासक जो अवैध कब्जा किए थे सबसे कहें कब्जा मुक्त करो। हम लोगों से समय मांगे थे, हम लोग समय दिए हैं और कब्जा मुक्त करके देंगे तो फिर आपको हम लोग अपनी बाइट देंगे। और हम लोग प्रशासक से खुश हैं, प्रशासक सही काम कर रहा है, न्याय की काम कर रहा है। तो आज जो बैठक आप लोग किए थे, तो बैठक में किस तरह का निर्णय लिया गया था? एकदम बहुत सही निर्णय लिया गया है। हम लोग निर्णय लेकर आए थे कि अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग ऊपर जाके बात करेंगे अधिकारियों से, मगर हम लोगों का समस्या हल हो गया। अब हम लोग प्रशासन से खुश है। हमारे बड़े भाई अतुल रंजन त्रिपाठी जी ने हमको आश्वासन दिया है कि सब चीज़ क्लियर होगी, मैं कराऊंगा। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और मैं उनके लिए प्रार्थना प्रायित हूं। तो जो भी दिक्कतें थी, जो भी मांगे आप लोग की थी, तो क्या आज पूरी हो गई है प्रशासन की? एकदम प्रशासन हमको आश्वस्त कर दिया है और प्रशासन नहीं करेगा तो फिर आप लोगों को बताया जाएगा। तो आगे मान लीजिए आपकी मांगे नहीं पूरी होगी तो क्या करेंगे आगे? नहीं, मांगे पूरी होगी। सरकार अतुल रंजन त्रिपाठी ने कहा है सर। काशी स्थित बाबा बटुक भैरव जी के दरबार का भव्य त्रिगुणात्मक श्रृंगार किया गया, जिसमें 1100 बटुकों का विशेष पूजन किया गया। धार्मिक नगरी काशी में रविवार को बाबा बटुक भैरवनाथ का त्रिगुणात्मक श्रृंगार किया गया। इस दौरान पूरे परिसर को आकर्षक फूलों से सजाया गया। सोमवार को 1100 बटुकों का विशेष पूजन किया गया। काशी सहित देश के कोने कोने से भक्तों का हुजूम उमड़ा। विश्व कल्याण की कामना से रुद्र बटुक महायज्ञ देर शाम को महंत जितेंद्र मोहनपुरी महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ। श्री पुरी महाराज ने बताया कि वर्ष में एक बार इतना गहरा हवन कुंड खोदा जाता है। बाबा का सत्य, रज और तम गुणों वाला श्रृंगार किया गया। सुबह बाबा का सात्विक श्रृंगार किया गया। दोपहर बाद 16 आभूषणों से राजस श्रृंगार किया गया। सायंकाल महाआरती से पूर्व बाबा का तामस श्रृंगार किया गया, जिसमें अंडा, मटन, मदिरा तथा 56 भोग अर्पित किए गए। टॉफी और बिस्किट भी भक्तों द्वारा बाबा को अर्पित किए जाते हैं। महंत ने बताया कि मां काली के पुत्र तथा महादेव के अवतार बाबा के दिव्य स्वरूपों के दर्शन कर भक्त निहाल हो रहे हैं। बाबा का तांत्रिक विधि से भी पूजन किया गया। बाबा अपने भक्तों को सदैव बुरी शक्तियों से बचाते हैं तथा नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। 1100 बटुकों का विशेष पूजन कर मंगलवार शाम तक हजारों लोगों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। ये बाबा का देखिए सुबह त्रिगुणात्मक शरद ऋतु में त्रिगुणात्मक श्रृंगार होता है, जो उसमें सुबह बाबा का मंगला आरती में श्वेत पुष्प और सात्विक पूरा श्रृंगार सब हो गया, संपन्न हो गया था सुबह वाला।
अब इस समय राजसी बाबा का श्रृंगार चल रहा है और तत्पश्चात रुद्र महाबटुक यज्ञ प्रारंभ होगा और रात्रि काली में पंचमकार का पूजा होगा। कल 1100 बटुकों का पूजन, उसके बाद तत्पश्चात भंडारा चलेगा। महामना नगर कॉलोनी चितईपुर में विकास कार्यों को गति देते हुए वार्ड संख्या 39 एवं 33 में सड़क निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास किया गया। चितईपुर थाना अंतर्गत नगर के महामना नगर कॉलोनी में विकास कार्यों को गति देते हुए वार्ड संख्या 39 एवं 33 में सड़क निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर महापौर अशोक कुमार तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। महापौर ने क्षेत्र में प्रस्तावित कई सड़कों के निर्माण कार्यों का शिलान्यास कर विकास कार्यों की औपचारिक शुरुआत की। कार्यक्रम में वार्ड संख्या 39 सभासद श्याम भूषण शर्मा एवं वार्ड संख्या 33 के सभासद सुरेश उर्फ गुड्डू साथ ही कन्हैया सिंह विशेष रूप से मौजूद रहे। जनप्रतिनिधियों ने बताया कि महामना नगर कॉलोनी क्षेत्र में सड़क निर्माण की मांग लंबे समय से की जा रही थी, जिसे नगर निगम द्वारा संज्ञान में लेकर अब धरातल पर उतारा जा रहा है। सड़क निर्माण से स्थानीय नागरिकों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और क्षेत्र के समग्र विकास को नई दिशा मिलेगी। इस अवसर पर महापौर अशोक कुमार तिवारी ने कहा कि वाराणसी नगर निगम का लक्ष्य सभी वार्डों में बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करना है। सड़क, जल निकासी और प्रकाश जैसी सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर विकसित किया जा रहा है, जिससे आम नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हो सके। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। 2 वार्डों में सुसवाही और करौंडी वार्डों में 1/7 काम का 1/40 लाख की लागत से शिलान्यास किया गया। कब तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा? 1 मार्च 2026 को इसका हम लोग उद्घाटन भी करेंगे। आज डेट का दिनांक का भी हम लोग कर दिए, तो 1 मार्च को हम लोग इसको उद्घाटन करेंगे। मेयर साहब, अभी जो मनोरथपुरी कॉलोनी में इस समय थोड़ा सीवर की समस्या है, वो कब तक काम इम्प्लीमेंट होगा? देखिए, पूरे रोहनिया विधानसभा का, हम एक वार्ड की बात नहीं है, पूरे रोहनिया विधानसभा का सर्वे का काम हो गया है। उसको हम लोग प्रदेश सरकार को दे देंगे और आने वाले समय में ये रोहनिया विधानसभा भी सीवर और पानी, अब सीवर की बात कर, मैं पानी की बात कर रहा हूँ, दोनों चीज़ों का आने वाले समय में समाधान करेंगे। 15वां वित्त आयोग के अंतर्गत वार्ड संख्या 33 करौदी में सेवा बस्ती चितईपुर में 20 लाख रुपए से इंटरलॉकिंग और नाली का काम, महामनापुरी कॉलोनी मुख्य मार्ग दोनों तरफ पटरी पार्क तक 30 लाख रुपए का काम और महामनापुरी कॉलोनी लेन नंबर 11 में 12 लाख रुपए से इंटरलॉकिंग का काम आज उद्घाटन किया है महापौर जी ने। की बात किया जाए तो आपके यहाँ कहा हमारे क्या अभी 3 बड़े और एक छोटा कार्य मिला के 4 कार्यों का शिलान्यास महापौर जी द्वारा किया गया है। 2 काम लोक विहार कॉलोनी का है और एक काम विश्वकर्मा नगर का और एक हैदराबाद गेट के पास है। 4 कामों का शिलान्यास महापौर जी द्वारा किया गया। नमामि गंगे द्वारा विश्वनाथ धाम कॉरिडोर परिसर में उपस्थित हजारों श्रद्धालुओं को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। सोमवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम का आध्यात्मिक प्रांगण स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के संदेश से गूंज उठा। नमामि गंगे ने विश्वनाथ धाम कॉरिडोर परिसर में उपस्थित हजारों श्रद्धालुओं को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। सिंगल यूज पॉलिथीन में प्रसाद एवं अन्य सामग्री लिए हुए श्रद्धालुओं और पर्यटकों को कपड़े से बने झोले देकर पर्यावरण के लिए घातक साबित हो रहे पॉलिथीन का उपयोग न करने का आग्रह किया। नमामि गंगे के स्वयंसेवी सदस्यों ने श्रद्धालुओं के साथ मिलकर धाम परिसर में स्वच्छता के लिए जन जागरण किया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि बाबा विश्वनाथ हम सभी को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हैं। जन सामान्य का समग्र योगदान गंगा सहित उनकी सहायक नदियों की स्वच्छता हेतु मील का पत्थर साबित होगा। सिंगल यूज पॉलिथीन का उपयोग न करके हम पर्यावरण के सहयोगी बने। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला, विपिन बिहारी शर्मा, शंभू शरण पाठक, आदित्य सिंह सहित सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कि देवाधिदेव महादेव ने जो पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है, स्वच्छता का संदेश दिया है, नदियों के संरक्षण का संदेश दिया है, वह काशी विश्वनाथ धाम से आगे आए और हम सब मिलकर स्वच्छता बनाए रखने के सहयोगी बने, क्योंकि सबका साथ होगा तभी तो हमारी गंगा मैया और सारा परिसर स्वच्छ दिखाई देगा। नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था द्वारा भेलुपुर वार्ड में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भेलुपुर वार्ड में नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन संस्था की अध्यक्ष ममता ने किया। ममता ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में महिलाओं को सशक्त बनाकर एक पहचान दिलाना तथा बेटियों के प्रति जागरूकता फैलाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करना है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और संस्था के सदस्यों ने बेटियों के महत्व और उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी।
सभी को जागरूक करते हुए ममता ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम का उद्देश्य समाज में बेटियों की पहचान बनाने, देश का विकास करने तथा बेटियों के प्रति हो रहे भेदभाव को दूर कर उन्हें सम्मान अवसर प्रदान करना है। संस्था के संस्थापक विजय कुमार जी ने उपस्थित सभी महिलाओं को सरकार द्वारा दी जा रही विभिन्न योजनाओं तथा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के अधिकार से जोड़ने के लिए RTE योजना के विषय में भी विस्तृत जानकारी प्रदान की, ताकि उपस्थित सभी महिलाएं इन योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकें तथा बच्चों को शिक्षा के अधिकार से भी जोड़ सकें। संस्था के सदस्य राजश्री साहनी, सोनी मौर्य, लक्ष्मी देवी, मंगलेश्वर प्रसाद, सूरज पाल, रवि कुमार, करम भारती ने कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्यक्रम के दौरान सलोनी, सगीना, संगीता, सावित्री, पार्वती, उषा, आशा देवी, कलावती देवी, किरण वर्मा, लालमणि देवी, तेतरा देवी, सुमन, कुमारी शांति, कुमारी देवी, रीता मौर्य आदि महिलाएं उपस्थित रहीं। महिला सशक्तिकरण को लेकर के अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया है और साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों को आत्मनिर्भर बनाओ मुहिम के अंतर्गत जागरूकता अभियान भी आयोजित किया गया और इसमें लगभग 40 के लगभग महिलाएं थीं। इन महिलाओं को जो RTE राइट टू एजुकेशन का जो इस समय आया हुआ है फॉर्म, उसके प्रति भी बताया गया है कि ये लोग ज़रूर से अपनी बेटियों के लिए आगे बढ़ें शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि कहीं न कहीं बेटियां हमारी धरोहर हैं, हमारी पहचान है, हमारे राष्ट्र का गौरव है। तो उनको शिक्षा के क्षेत्र में और इसके अलावा हर क्षेत्र में उनको आगे ले जाना है हम सभी को मिल करके। तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। घाट संध्या कार्यक्रम में पंजाब से पधारी डॉक्टर मानसी सक्सेना एवं उनकी शिष्या नित्या ने युगल नृत्य का प्रस्तुतिकरण किया। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर रविवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में पंजाब से पधारी युवा गुरु एवं कलाकार डॉक्टर मानसी सक्सेना एवं उनकी शिष्या नित्या ने कार्यक्रम का शुभारंभ शिव की नगरी काशी में पंचाक्षर भगवान शिव को समर्पित किया। तत्पश्चात राग मल्हार की बंदिश गरज गरज आए, ठुमरी, छैला रोके, डगरिया ठाड़ो, जिसमें राधा कृष्ण के विभिन्न कलात्मक कहानियों का चित्रण एवं समापन एक युगल नृत्य चरिशनु से किया, जिसमें कथक के विभिन्न तकनीकों जैसे चक्कर पद का लयबद्ध संचालन दर्शाया गया। दोहे कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन योग गुरु पंडित विजय प्रकाश मिश्रा श्याम केशरी ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास सचिव संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया है। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केशरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। ऑल इंडिया दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा सुगम्य ट्रॉफी क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। वाराणसी में ऑल इंडिया दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा सुगम्य भारत ट्रॉफी क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय चले इस आयोजन में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित 6 राज्यों के दिव्यांग क्रिकेटरों ने भाग लिया। इस क्रिकेट मैच के आज अंतिम दिन राजस्थान और उत्तर प्रदेश की टीम में फाइनल मैच का आयोजन हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश की टीम विजेता रही, जिन्होंने पहले खेलते 162 रन का लक्ष्य राजस्थान टीम को दिया, जो कि इन लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकी। उत्तर प्रदेश की दिव्यांग क्रिकेट टीम को विजयी घोषित किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश दिव्यांग क्रिकेट टीम के कोच अभिषेक कुमार ने कहा कि जब से प्रधानमंत्री ने इनको दिव्यांग नाम दिया, तब से इनकी उपयोगिता बढ़ गई है। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया। वहीं उत्तर प्रदेश दिव्यांग क्रिकेट टीम के कप्तान राहुल सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से दिव्यांग खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाए हैं, तब से पैरालंपिक में सामान्य से ज़्यादा पदक मिलने लगे हैं और उत्तर प्रदेश के दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ियों में भी काफ़ी दम है और सरकार अवसर देकर इनके प्रतिभा को निखारने का कार्य कर रही है। वहीं ऑल इंडिया दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर संजय चौरसिया ने बताया कि लगातार हम लोगों की कोशिश रहती है कि इन दिव्यांग खिलाड़ियों को अधिक से अधिक खेलों से जोड़ा जाए, ताकि इनकी प्रतिभा में निखार आए और इनको हमारे संगठन द्वारा सारी सुविधा प्रदान की जाती है। यह 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की दिव्यांगों क्रिकेट प्रतियोगिता जो कि वाराणसी में खेली गई 20, 21 और 22 दिसंबर को, इसमें 6 राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, विदर्भ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन टीमों ने प्रतिभाग किया, जिसमें आज उत्तर प्रदेश की टीम विजयी रही। और इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए हमारे खेल मंत्री श्रीमान गिरीश चंद्र यादव जी ने परसों उद्घाटन किया था और आज समापन हो रहा है। मैं आप सबको ये बता दूं
कि यह बीसीसीआई के निर्देश पर, बीसीसीआई के मानकों के आधार पर यह टूर्नामेंट खेली जा रही है, जो कि बीसीसीआई के टीवी पर भी लाइव टेलीकास्ट थी और करीब 20,000 से अधिक दर्शकों ने इसको ऑनलाइन लाइव देखा भी। तो इस तरह का आयोजन दिव्यांग खेलों के लिए, जितनी जागरूकता है देश में, हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जिस तरह दिव्यांगों का हौसला बढ़ाने के लिए सारे कार्य किए हैं, उसी क्रम में हम लोगों ने इस तरह के आयोजन का रूपरेखा रखा। और इस मैच के बाद में एक बहुत बड़ी उपलब्धि वाराणसी को मिल सकती है कि इंग्लैंड की दिव्यांग टीम भारत का दौरा करने वाली, जिसमें 3 मैच खेले जाएंगे, जो कि अभी फिलहाल जयपुर, नोएडा और दिल्ली में खेले जाने वाले। लेकिन इसी बीच हम सब लोगों ने माननीय मंत्री जी के आह्वान पे बनारस को भी इसमें डाल दिया है कि उसका फाइनल क्यों ना उस सीरीज का बनारस में खेला जाए, जो कि भारत और इंग्लैंड के बीच में खेला जाए, और इसका आयोजन हम लोग सिगरा स्टेडियम में करें। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। लाइव, सच के साथ।